दिन है, आपका फैसला आपके सामने। आज तक जब तक नतीजे नहीं आते, नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं आज तक पर। पूरा पैनल हमारे साथ है, रोहित और चित्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आपको बता दें, कई ऐसी सीटें हैं जो बहुत करीब है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 500, 1000, 2000 का फासला है, और यही सीटें बाजी अभी भी पलट सकती हैं। अभी तक के रुझानों के मुताबिक 122 सीटों के साथ एनडीए की बन रही है सरकार, 114 पर, लेकिन आरजेडी भी पहुंच गया है। उधर बीजेपी 72 पर है, 72, तो वहीं 76 पर आरजेडी बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच जो अंतर है वो हम आपको बता दें, कितनी सीटों पर, 3 सीटों पर वोटों का अंतर 200 से भी कम है। 3 सीटें, आप खुद अंदाजा लगा रहे होंगे, पल पल तस्वीर बन रही है। 500 का अंतर 6 सीटों पर, 1000, 500, 2000, इतने फासले पर अभी कई सीट अटके हुए हैं, और इसीलिए बाजी पलटने की सूरत बनी हुई है लगातार। आपको यह भी हम बता दें कि कुल मिलाकर जो तस्वीर है उसमें अभी एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन टच एंड गो सिचुएशन है। 122 चाहिए थे, आरोप प्रत्यारोप भी इस बीच शुरू हो गया है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने यह आरोप लगा दिया है कि उनके जीतने वाले प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट मिलने में देरी आखिर क्यों हो रही है। यानी एक बार फिर साजिश की कुछ थ्योरी शाम होते होते सामने आ रही है। बस थोड़ा सा आगे बढ़ गया है मामला, क्योंकि अभी तक नतीजे साफ नहीं हुए हैं। आरजेडी का बड़ा आरोप, जिसमें मनोज झा ने यह कहा है कि उनके जीते हुए प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट देने में देरी की जा रही है। यानी एक बार फिर से चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता हुआ आपको विपक्ष या फिर आरजेडी कह लीजिए सीधा दिखाई दे रहा है। इसी बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस एक घंटे नहीं, अब तो हम लगातार नॉन स्टॉप यहाँ पर बने हुए हैं। जब तक नतीजे नहीं आते हम बने रहेंगे आपके साथ। तो आरजेडी का बड़ा आरोप इस समय ये कहते हुए कि हमारे जो उम्मीदवार जीत गए हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें, लगातार हर थोड़ी देर के बाद मनोज झा मीडिया के सामने आके बात करते रहे हैं। बार बार उनसे सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव कहां है, उन्होंने कहा कि अभी तो मैं आया हूं ना। और साथ ही साथ वो ये भी लगातार कहते रहे हर बार कि हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं। प्रभु चावला हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशुतोष हमारे साथ हैं, संगीत रागी हमारे साथ हैं, प्रदीप गुप्ता हमारे साथ आ गए एक्सिस माई इंडिया के। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी के नेता बार बार चुगल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुप्ता जी आपको काफी मिस कर रहे थे, तो अब आप आए हैं तो उनके सवालों का सामना करेंगे। लेकिन प्रभु जी जल्दी से एक कमेंट, ये जो आरजेडी की तरफ से बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद मीडिया से बात और एक ना एक इस तरीके का बयान, ये आपको क्या लगता है दबाव बनाने की एक टैक्टिक्स है? क्योंकि इस समय की जो परिस्थिति है, हम लोगों ने सुबह से इतनी गणना हो चुकी है, 3.5 करोड़ लगभग वोट गिनने जा चुके हैं। कितने कैंडिडेट जीते, ऑफिशियली कोई तो जीता होगा, उसकी फिगर कोई हमारे को दिखाई नहीं दे रही अभी तक। आपने खबर आपको ऐसे दिखानी चाहिए कितने लोग किस पार्टी के जीत चुके होंगे। 25 चुनाव से अनाउंस हुए होंगे, 50 हुए होंगे। अगर उनमें से किसी का अनाउंसमेंट आप नहीं कर रहे हैं ऑफिशियली, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जो काउंटिंग जहाँ पर पूरी हो चुकी है, या ये मान करके चलें 243 सीटों में एक सीट पर भी काउंटिंग पूरी नहीं हुई। 44 सीटों पर चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि ये जीती जा चुकी हैं, जिसमें 15 बीजेपी के खाते में है, 12 आरजेडी के खाते में है, 7 जेडीयू के खाते में है, 3 कांग्रेस के खाते में है, 1 सीपीआई के खाते में है, 1 सीपीआई एम के खाते में है, 2 सीपीआई एमएल के खाते में और 2 विकासशील इंसाफ पार्टी के खाते में। 44 सीटों पर चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने नतीजा घोषित कर दिया। लगभग 45 सीटों में चुनाव अभी घोषित हुआ है। इसके अलावा 198 सीटों पर चुनाव अभी भी बाकी है, काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। तो उनका आरोप लगाना कि जहां काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, कितनी जगह कंप्लीट हो गई है, हमारे पास फिगर नहीं है। क्योंकि अगर इसका मतलब यह है कि 198 सीट पर काउंटिंग नहीं हुई है और जहां हो गई है वहां पर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, तो उसमें दम लगता है कि क्या कारण है। हो सकता है 5 वोट का फर्क हो, 10 वोट का फर्क हो। जहां मजिस्ट्रेट को यह अथॉरिटी है कि 100 से कम सीटों का, अगर कहीं पर 100 से कम वोटों का कोई गैप हो, तो उसमें रिकाउंट की बात हो सकती है। पर हम तक खबर पर ये चुनावी लगते रहते हैं, लोग जो हार रहा होता है या जीत रहा होता है, हर तरह का एक्सक्यूज बनाना शुरू करता है। मनोज झा ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट किया था सर, उस पर टिप्पणी लूंगी। चित्रा जाकर आपको तस्वीरें दिखाएंगी। चित्रा, मनोज झा ने यह भी कहा था कुछ देर पहले कि जितने लड्डू वो मंगवा रहे हैं वो सब उनको आरजेडी के दफ्तर में भेजने होंगे। तो मनोज झा अपने तरीके से पूरे मामले को अलग अलग ट्विस्ट दे रहे हैं। चित्रा, लगातार वो सुबह से आके मीडिया कैमरों के सामने पक्ष भी रख रहे हैं आरजेडी का, और यकीनन जिस तरह के एग्जिट पोल थे, नतीजे वैसे नहीं है आरजेडी के लिए, तो इस वजह से बार बार सामने आकर वो इस बात को जताते हुए और आखिरी वक्त तक अपने कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को डटे रहने की बात करते हुए मनोज झा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम चलते हैं जरा ऊपर विधानसभा की इस छत के ऊपर। आपको बता दें, बिहार विधानसभा को वैसे 100 साल हो चुके हैं, 1912 में। आपको बता दें 1920 में ये बिल्डिंग बनी थी और इसी 2020 में फिर
इसको अलग तरीके से सेलिब्रेट भी किया गया था, लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि मामला अभी भी फंसा हुआ है। देखिए 122 पर एनडीए है, 114 पर यहाँ पर महागठबंधन है, लेकिन आगे पीछे अभी भी काफी ज्यादा हो रही हैं ये दोनों ही पार्टियां। इसी वजह से आखिरी वक्त तक कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल फाइट जिस तरह की देखी जा रही है उसने इसको रोचक बना दिया है पॉलिटिकल पंडितों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ा दी है। अब हम आपको एक एक करके दिखाने जा रहे हैं कि क्षेत्रवार तरीके से पूरे बिहार में स्थिति क्या बन रही है। ये भोजपुर का इलाका, उत्तर प्रदेश को छूता हुआ ये इलाका, खासतौर से वाराणसी को। आपको ये बताते चले अपर कास्ट वोटर की तादाद यहाँ पर ज्यादा है। भोजपुर सीट में महागठबंधन 38 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए। और आपको बता दें कि जब हमने एग्जिट पोल दिखाया था तो तकरीबन ऐसी ही तस्वीर हमने भोजपुर की दिखाई थी। एनडीए 10, महागठबंधन 38। यहाँ पर सीधे सीधे तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी को फायदा होता हुआ 38 सीटों के साथ अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई ये भोजपुर का इलाका। दूसरी तरफ चंपारण की 18 सीटों की बात करें, एनडीए को 14, महागठबंधन को 4, एलजेपी और अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। चंपारण ऊपर की तरफ है, नेपाल से सटती हुई इसकी सीमा है। चंपारण की 18 सीटें हैं जिसमें एनडीए को सीधा सीधा फायदा और महागठबंधन सिर्फ 4 सीटों पर ही आकर ठहर जाता है। कोसी की 31 सीटों की बात करें, आखिरी दौर के मतदान के दिन आपको कोसी की कई सीटों पर वोटिंग हुई थी और यहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। कोसी की 31 में से एनडीए 17 पर, महागठबंधन 14 पर। कोसी की 31 सीटें जिनमें से एनडीए 17 पर, महागठबंधन 14 पर अभी अपनी बढ़त बनाए हुए है। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चले, ये पूरा का पूरा आंकड़ा है जो अभी तक का है, इस पर हम आएंगे। लेकिन मिथिलांचल कुल 60 सीटें हैं। मिथिलांचल में माता सीता के प्रभाव वाला ये पूरा का पूरा इलाका मांस मछली और पान के लिए, ये अपने आप में मांस मछली पान के लिए काफी ज्यादा मशहूर। एनडीए यहाँ पर अच्छा करती हुई, शानदार प्रदर्शन करती हुई एनडीए 42 सीटों के साथ मिथिलांचल के इलाके में, हालांकि यहाँ पर एनडीए का प्रभाव भी था, जबकि महागठबंधन 18 सीटों के साथ एलजेपी का खाता भी नहीं खुला है। अन्य के खाते में मिथिलांचल की जनता ने एक भी सीट नहीं दी है, अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो मिथिलांचल में आप देखेंगे सबसे ज्यादा बड़ा फायदा यहाँ पर एनडीए की टीम को होता हुआ, और मिथिलांचल ब्राह्मण बहुल इलाका है, अपर कास्ट की तादाद यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ एनडीए के खाते में सीधे सीधे 42 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि महागठबंधन बहुत ज्यादा पीछे रह जा रहा है और इस वजह से यहाँ पर मुकाबले में सीधे सीधे साफ तौर पर एनडीए ही नजर आता है। पाटलिपुत्र की बात करें, कुल 61 सीटें हैं। पाटलिपुत्र और मगध को हम मिला लें तो कुल 61 सीटें हैं, इनमें से एनडीए को 27, महागठबंधन को 33, यानी कि पाटलिपुत्र में महागठबंधन एनडीए के ऊपर हावी है। 33 सीटों के साथ एनडीए को 27 सीटें, अन्य के खाते में पाटलिपुत्र में 1 सीट जाती हुई। सीमांचल का इलाका अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर सामने आए हैं, दूसरी तरफ वो सीधे सीधे इस इलाके में, सीमांचल के इलाके में नुकसान पहुंचा रहे हैं महागठबंधन को। आपको बताते चले कुल 24 महत्वपूर्ण सीटें सीमांचल के इलाके की रही थी, जिनमें से एनडीए को 12 सीटें जारी हैं, महागठबंधन को 7 सीटें जारी हैं और जीडीएसएस को 5 सीटें। ओवैसी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं इस इलाके में। ये सीमांचल का इलाका है, यहीं पर किशनगंज आता है और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को छूता हुआ ये पूरा का पूरा इलाका, जहां पर आप देखिए एनडीए को फायदा हो रहा है और इस पार्टी के उतर जाने की वजह से महागठबंधन को सीधा सीधा नुकसान, वो भी तब जब यहां पर कई ऐसी सीटें हैं जहां 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, वहां पर सीधे सीधे महागठबंधन को नुकसान पहुंचाता हुआ जीडीएसएस दिखाई दे रहा है 5 सीटों के साथ, महागठबंधन 7 सीटों के साथ और एनडीए के खाते में 12 सीटें। यानी कि सीमांचल जहां से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही होंगी, वहां पर एनडीए अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बिल्कुल बीच में चलते हैं। 243 के अब तक के जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, हालांकि सुबह से ही जिस तरह का ट्रेंड हमने देखा है, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, बाद में फिर एनडीए एक बार ऐसा हुआ जब 135 तक पहुंच गया और फिर लग रहा था कि अब तो स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है, लेकिन फिर मामला फंस जाता है। देखिए, सरकार बनाने के लिए 243 में से 122 चाहिए, एनडीए बिल्कुल आकर उसी पर रुक गया है, 122 पर इसकी सुई यहां पर अटक गई है। महागठबंधन 114 सीटों के साथ है, एलजेपी को कोई सीटें नहीं मिली हैं। अपने आप में बहुत गौर करने वाली बात है, एलजेपी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, चिराग पासवान के अपने दावे थे, लेकिन कहीं उन्होंने नुकसान जरूर पहुंचाया है एनडीए में, खासतौर से जेडीयू को, लेकिन अपना भला नहीं कर पाए हैं चिराग पासवान। और एलजेपी जिसने 2 सीटें 2015 में जीती थी और उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण,
एनडीए का हिस्सा रहते हुए 2019 में जिस पार्टी ने 100% का शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 7 लोकसभा की सीटें जीत ली हों, उस एलजेपी का विधानसभा में खाता भी नहीं खुला, अपने आप में बताता है कि चिराग पासवान को बहुत ज्यादा सोचे जाने की जरूरत है कि वो अपनी पार्टी को और खुद को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, खासतौर से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रभाव की वजह से ये 7 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एनडीए 122 यानी कि 122 का जो आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए वहां पर जाकर टिका हुआ है, महागठबंधन 114 पर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी मुकाबला कांटे का चल रहा है, यानी कि वहां पर बीतते समय के साथ स्थिति बदल सकती है। और अगर यहाँ पर एनडीए नीचे आता है, महागठबंधन थोड़ा सा भी 1-2 सीटें ऊपर जाएगा तो फिर पेच फंस जाएगा। और अगर पेच फंस गया तो ये अन्य जो है 7 आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक बीएसपी है, एक निर्दलीय है और 5 ओवैसी की पार्टी है, फिर इन लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ये जो 7 अन्य है वो किसको सपोर्ट करके सरकार बनवाएंगे, इन्हीं के ऊपर, यानी कि सरकार की चाबी इन अन्य के हाथ में आ जाएगी। अगर इसमें तब्दीली किसी भी तरह की होती है, एनडीए नीचे आता है, महागठबंधन की सीटें बढ़ती है तो। और यहाँ देखिए एनडीए फिलहाल ये थोड़ा सा और तब्दील हो गया, एनडीए 123, महागठबंधन 113। महागठबंधन जो अभी 114 पर था, एक और सीटें यहाँ पर एनडीए के पास जाती हुई और महागठबंधन 113। तो कुल मिलाकर अंजना तस्वीर बेहद दिलचस्प है और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि पल पल बदलते आंकड़ों के साथ अभी भी तस्वीर बदल गई है। और 123 पर एनडीए, महागठबंधन 113 पर, लेकिन ये अन्य इन्होंने मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है। अंजना बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय मयूख भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पीएल पुनिया साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने